वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर 2 days हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है. हमने पहले कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स देखा, रिडीमेबल, इरिडीमेबल. के डी इज इक्वल टू आई वन माइनस टी, करेक्ट, डिवाइड बाई एन पी इन 200. एंड इफ इट इज रिडीमेबल, इट इज के डी इज इक्वल टू आई वन माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 इन 200. करेक्ट बात. उसके बाद हमने देखा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. करेक्ट है. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में 2 टाइप है, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल. तो उसमें फॉर्मूला क्या है? के पी इज इक्वल टू पी डी डिवाइड बाई एन पी इन 200. एंड सेकेंड इज के पी इज इक्वल टू पी डी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100. फिर हमने देखा कि अगर डिफरेंस बिटवीन रिडीमेबल वैल्यू एंड नेट प्रोसीड्स कैन बी अमोर्टाइज, तो फॉर्मूला थोड़ा अलग रहेगा. 1 माइनस टैक्स इंटू आई प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 इंटू 100. उसके बाद हमने देखा कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट. फिर हमने देखा कॉस्ट ऑफ इक्विटी में 4 अप्रोच है, जिसमें 2 अप्रोच पे हमने बात कर ली है. ओके, कौन से 2 अप्रोचेस पे बात की है? पहले आप देखते हो, सबसे पहले डिविडेंड प्राइस अप्रोच, जिसमें 2 अप्रोच है, विद कांस्टेंट डिविडेंड रेट एंड कांस्टेंट ग्रोथ रेट. तो कांस्टेंट डिविडेंड इज डी अपॉन पी इंटू 100 एंड कांस्टेंट ग्रोथ रेट इज डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी इंटू 100. उसके बाद CAPM मॉडल देखा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. एटलीस्ट RF मिलना चाहिए प्लस प्रीमियम मिलना चाहिए, सब्जेक्ट टू मार्केट चेंज. ठीक है ना, बूम हुआ तो बढ़ेगा, नहीं तो कम भी हो सकता है. करेक्ट है. तो दैट इज RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. फिर हमने देखा कि जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है. फिर वी स्टार्टेड अ कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इंडिविजुअल कॉस्ट निकाला, फिर वेटेड एवरेज क्या है, एवरेज क्या है, जिसमें सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज क्या है. तो स्टेप नंबर 1 ये है, कैलकुलेट इंडिविजुअल कॉस्ट. स्टेप नंबर 2 ये है, कैलकुलेट WACC बेस्ड ऑन बुक वैल्यू अप्रोच एंड मार्केट वैल्यू अप्रोच. करेक्ट है. जिसमें जो अमाउंट्स है, जो वेट्स के लिए अमाउंट्स ले रहे हैं हम, इट शुड बी या तो सबका बुक वैल्यू या तो सबका मार्केट वैल्यू. करेक्ट है बात. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, यूज मार्केट वैल्यू अप्रोच. ओके, तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया 27 एंड योर होमवर्क वाज 24. अब एक एक करके आंसर बताओगे. KE कितना आया? KE चेक करो. कम टू क्वेश्चन 24. 16%. कैसे? देखो कौन क्या यूज किया आपने. D1 2 रुपीज इज मार्केट प्राइस 25 प्लस G 0.08 इंटू 100. ये ऐसा आएगा KE. परफेक्ट. उसके बाद KP कितना आया? 17.79 और 78%. करेक्ट है. कितने लोगों को आंसर आया? परफेक्ट. अब ये कैसा आया है चेक करो. द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 7 years and are currently quoted at 75 rupees in the stock exchange. तो देखो PD 12 rupees, ठीक है ना, PD प्लस RV 100 rupees माइनस 75 rupees डिवाइड बाय 7 years डिवाइड बाय 100 प्लस 75 डिवाइड बाय 2 इंटू 100. ऐसा कुछ आया. आंसर दे रहा हूं मैं आपको. अरे इट्स नॉट विजिबल. देखते हैं. ओके. उसके बाद इफ यू सी रिटेन अर्निंग इज सेम KE, बट मार्केट वैल्यू अप्रोच पूछा है तो उसका जरूरत ही नहीं है. उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिबेंचर KD कितना आया बताइए. यू कैन सी दिस एटलीस्ट 9.12%. 9.12%. करेक्ट है. 9.12 कैसा आया देखो. डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 6 years. तो 14 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट. टैक्स रेट 50% दिया है प्लस 100 माइनस 90 डिवाइड बाय 6 होल डिवाइड बाय 100 प्लस 90 डिवाइड बाय 2 इंटू 100. ये KD आ गया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. करेक्ट है ना. परफेक्ट. उसके बाद नाउ नेक्स्ट KD ऑफ टर्म लोन कितना है? 7% है. अब WACC में सबसे इंपॉर्टेंट था मार्केट वैल्यू कैसे निकालना है. करेक्ट है. और वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस है. While calculating you may be little bit in confusion. करेक्ट है. यहाँ तक आपको आया रहेगा, बट WACC के वर्किंग में थोड़ी दिक्कत आई रहेगी. बट एनीवेज लेट्स सी. अगर आप देखते हो सोर्स
सोर्स में अभी 4 ही सोर्स आएंगे, है ना? कौन से सोर्स आएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड लोन। अब मार्केट वैल्यू अमाउंट सबसे इंपॉर्टेंट ना, कितना आएगा? यस, दिस इज 250 lakhs, 7.5 lakhs, डिबेंचर इज 63 lakhs एंड लोन इज 100। ये परफेक्ट हो गया। यहाँ पे किसने गड़बड़ किया? गलती हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक किया है, करेक्ट हो गया। हाँ, आया ना सबको? व्हाट इज फाइनल आंसर? के 12.85%, परफेक्ट। 86 और 85, ठीक है, थोड़े सिमिलर डिफरेंस थोड़े बहुत आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बट समथिंग 86, 83, 82 ऐसा आंसर चल जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज योर होमवर्क क्वेश्चन 24, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इन टैक्सेशन आपने सीखा था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी, करेक्ट है, या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, करेक्ट है। वो उसका इम्पैक्ट हमारे कॉस्ट पर क्या आएगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर रहे हो, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट टैक्सेशन ऑन आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल? देखो, कहीं ना कहीं डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, टैक्सेशन का भी इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? फिर आएगा ना, करेक्ट है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? सपोज मैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूँ और प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू किया और मैं प्रेफरेंस डिविडेंड बांटना चाह रहा हूँ। जब मैं बांट रहा हूँ तो गवर्नमेंट को मुझे डीडीटी पे करना है। तो अब मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ डीडीटी ऑन आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल? आर यू सेविंग टैक्स और इट्स अ कॉस्ट टू यू? हाँ, शेयर होल्डर का नहीं, कंपनी को अल्टीमेटली डिविडेंड बांटना है, समझ रहे? शेयर होल्डर के लिए इनकम है डिविडेंड, इनडायरेक्टली शेयर होल्डर का कॉस्ट है। बट फिलहाल ऐसे तो डिविडेंड बांटना भी फिर आप बोलोगे नहीं हमारा कॉस्ट नहीं, हो तो शेयर होल्डर पैसा लेके जा रहे हैं अपना, ऐसा नहीं। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो कंसेप्ट से समझना है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन अ फॉर्मूला? एनी गेस? वो परफेक्ट, करेक्ट है। आप 10 रुपए डिविडेंड बांटने जा रहे हो, 15% गवर्नमेंट को जा रहा है, मतलब 1.5 रुपए, 1.5, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया आपका? 11.5। आप 10 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हो, गवर्नमेंट बोलती है पे 15% कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, करेक्ट है। तो आपको 1.5 रुपए, 1.5 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो आपका कॉस्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। इंटरेस्ट वॉज एक्सपेंस, तो आपका टैक्स बच रहा था। बट डिविडेंड इज अप्रोप्रिएशन प्लस, आपको जब 10 रुपए बांटना है तो गवर्नमेंट को भी कुछ देना है, तो आपका कॉस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज। कॉस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो अभी आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? सिंपल लिखो नीचे, 24 के बाद नीचे लिखना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सपोज प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स if dividend distribution tax is given. Cost of preference shares if dividend distribution tax is given. If dividend distribution tax is given. Perfect. अब divide into two parts. को सेम आएगा, irredeemable and second is redeemable. Second is redeemable. Okay. अब सेम KP is equal to PD into 1 प्लस कॉस्ट बढ़ गया है, टैक्स सेव नहीं हो रहा है, टैक्स पे करना पड़ रहा है, DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। समझ रहे हो क्या हो रहा है? क्यों नहीं माइनस किया? टैक्स सेव हो रहा है या टैक्स पे कर रहे हैं? पे कर रहे हैं, तो आपका कॉस्ट बढ़ गया, प्लस करना है। सेव होता तो क्या करते हैं? माइनस, करेक्ट है बात। डिवाइडेड बाय NP into 100, परफेक्ट।
लॉजिक समझ रहे हो? अरे हाँ या नहीं? करेक्ट. सेम वे Kp is equal to Pd 1 plus ddt plus Rv minus Np divided by N, Rv minus Np divided by N whole divided by Rv plus Np divided by 2 whole multiply by 100. ओके, तो ये आपका रहा पार्ट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जहां पर क्या है आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर दिया है एग्जाम में तो आपको ये याद रखना है. सिंपल है. अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कंपनी में सिर्फ इक्विटी शेयर्स है, एक ही कैपिटल है, तो कंपनी का केई और केओ सेम रहेगा? यस और नो? यस. एक ही कैपिटल है, वही इंडिविजुअल कॉस्ट, वही एवरेज कॉस्ट. जब कंपनी में कैपिटल ही एक ही है, ओके, तो उसका एवरेज कॉस्ट भी वही रहेगा. सिंपल लॉजिक है. तो एवरेज विल बी सेम, तो के एंड के विल बी सेम, इक्वल. करेक्ट है बात? तो ये कॉमन सेंस है. बट ठीक है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं. कंपनी में एक ही कैपिटल, वही इंडिविजुअल कॉस्ट, वही एवरेज कॉस्ट. समझते हैं इसको देखने के लिए. कम टू क्वेश्चन 30. क्वेश्चन 30. ठीक है, देखो. गामा लिमिटेड हैज इशूड, ये अभी आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट मटेरियल. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं आईसीआई मटेरियल, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, आपको याद रहेगा कि इंस्टीट्यूट मटेरियल क्वेश्चन है. ठीक है. गामा लिमिटेड हैज इशूड 5 लाख 1 रुपी डिबेंचर्स ऑर्डिनरी शेयर्स हुज एक्स करंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस इज 1.5. मतलब मार्केट प्राइस कितना है? 1.5. ओके. द कंपनी हैज just paid a dividend of 27 paise per share and the dividend are expected to continue at this level for some time. मतलब constant dividend. कौन सा dividend है? Constant dividend ना, ये dividend continue होने वाला है. If the company has no debt capital, what is the WACC? अब कंपनी में क्या है? सिर्फ इक्विटी. कंपनी का कौन सा मॉडल यूज कर रहा है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट डिविडेंड. करेक्ट है बात? तो उसमें कंपनी से क्या मिलेगा? केई. और कंपनी का जो केई रहेगा वही क्या रहेगा? केओ. क्यों केओ रहेगा? क्योंकि कंपनी में सिर्फ इक्विटी है, कंपनी में और भी कैपिटल नहीं है. तो लिखो वहां पे नीचे, वहां नीचे लिखना है. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30. गिवन डेटा. Question number 30. Given data. Okay. Given data. उसमें नीचे लिखना पहले, सबसे पहले P0 1.5. P0 1.5. P0 1.5. D 0.27 27 पैसे. 1.5 रुपए का शेयर है, 27 पैसा डिविडेंड है. 0.27. D is 0.27. P0 is 1.5. Leave one right. What I write down? To find KO. To find KO. To find KO. Okay. अब सबसे पहले KO निकालने के लिए इंडिविजुअल कॉस्ट, सेम सोल्यूशन. सोल्यूशन में लिखना है वी विल अप्लाई डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल. वी विल अप्लाई डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल. वी विल अप्लाई डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल. ओके, कांस्टेंट डिविडेंड है. KE इज इक्वल टू D अपॉन P0 इंटू 100. ये आ जाना चाहिए अभी आपको.
के ई इज इक्वल टू डी अपॉन पी जीरो इंटू 100। देखो 2 महीने पहले या 1 महीने पहले आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, के डी, के ई, लिवरेजेस, करेक्ट कैलकुलेशंस, ये टेक्निकल नॉलेज है। ओके, यू फाइंड इजी इफ यू अंडरस्टैंड लॉजिकली, यू फाइंड टफ व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, तो डी अपॉन पी जीरो इंटू 100, तो 0.27 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 100 कितना परसेंट आया बताइए? हाँ, 18%। नाउ नीचे नोट लिखोगे, since there is no debt capital, since there is no debt capital, since there is no debt capital, therefore KO is equal to KE, that is equal to 18%. Therefore KO is equal to KE, that is equal to कितना? 18%. क्लियर हो गया बात? करेक्ट। तो इन दिस सिचुएशन के इज सेम बिकॉज देयर इज ओनली वन कैपिटल, देयर इज ओनली वन कैपिटल। क्लियर लॉजिक होता है? ठीक है। अब थोड़ा सा मैं नया फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको केओ का नया फॉर्मूला सीखना है और उसका फिर लॉजिक में क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। अभी मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखाऊंगा। देखो एक एक फॉर्मूला का लॉजिक समझना है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, क्योंकि आपको 8 सब्जेक्ट देने हैं और 8 सब्जेक्ट देने हैं तो आप लर्न करके नहीं जा सकते। देयर इज सम लिमिटेशन इन लर्निंग। ओके, तो लॉजिकली जितना समझोगे ना एक एक फॉर्मूला, एक एक एप्ली, अभी मैंने आपको बताया के ओ के ई सेम, ये लॉजिक समझ जाना चाहिए। इंडिविजुअल कॉस्ट निकालो या एवरेज कॉस्ट निकालो, सेम निकलने वाला है। करेक्ट है? तो कहीं ना कहीं आप देखो सिंपल है, इसको आप कॉलम भी बनाओगे ना, सब सोर्स भी लिख दिया आपने, सोर्स, और आप क्या लिखोगे, इक्विटी। ओके, अब सोर्स में इक्विटी में सब मार्केट वैल्यू ले लिया, जो भी ले लिया, सब 100 रुपये आया, एग्जाम्पल है, और ये टोटल भी 100 रुपये आएगा। इसका वेट्स क्या रहेगा, 100 डिवाइड बाय 100, एक ही है ना। ओके, इंडिविजुअल कॉस्ट क्या रहेगा, आपने जो निकाला 18, तो ये वापस क्या आएगा 18, टोटल क्या आएगा 18। अब ये ऐसे बताने की चीज़ ही नहीं है, तो थोड़ा लॉजिकली समझना है। करेक्ट है? अब नया फॉर्मूला देखो, के ओ इज इक्वल टू के डी इंटू डी अपॉन डी प्लस ई प्लस के ई इंटू ई अपॉन डी प्लस ई। वाह, मजा आ रहा है ना, नई चीजें दिख रही है। क्या दिख रहा है, रिपीट करो, के ओ इज इक्वल टू के डी इंटू डी अपॉन डी प्लस ई प्लस के ई इंटू डी इंटू ई अपॉन डी प्लस ई। और आपको लॉजिक भी समझ में आ रहा है अभी थोड़ा बहुत। इंडिविजुअल कॉस्ट इंटू वेट्स, इंडिविजुअल कॉस्ट इंटू वेट्स, मैंने आपको इन्वेंट्री से समझाया था, याद करो। देखो इन्वेंट्री से क्या समझाया था, मेरे पास 100 क्वांटिटी है 10 रुपए वाले और मेरे पास 200 क्वांटिटी है 20 रुपए वाले, तो व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट। करेक्ट है? तो आपने क्या किया था, 100 इंटू 10 डिवाइड बाय प्लस 200 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 प्लस 200, टोटल क्वांटिटी ऐसा किया था। अरे हाँ या नहीं? फिर मैंने आपको इसको सेपरेट करने लगाया था, 100 इंटू 10 डिवाइड बाय 300 प्लस 200 इंटू 20 डिवाइड बाय 300, ऐसे कुछ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 100 डिवाइड बाय 300 इंटू 10 प्लस 200 डिवाइड बाय 300 इंटू 20, प्राइस इंटू वेट्स, प्राइस इंटू वेट्स, हमने वही किया। कॉस्ट इंटू अमाउंट, कॉस्ट इंटू वेट अमाउंट, और यही चीज कॉलम वाइज में प्रेजेंट की थी। समझ रहे हैं? तो ये फॉर्मूला समझने के लिए एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे, ठीक है ना, नहीं भी समझा चलेगा। लिखो आप नीचे, एक लाइन लीव करो, लिखो ये फॉर्मूला, के ओ इज इक्वल टू के डी इंटू डी अपॉन डी प्लस ई। के ओ इज इक्वल टू के डी इंटू डी अपॉन डी प्लस ई प्लस के ई इंटू ई डिवाइड बाय डी प्लस ई। डोंट वरी, एक क्वेश्चन के साथ और क्लियर होगा, वेट करो। परफेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 17, 17 पे खतरा, देखते हैं क्या है ये 17।
three companies A, B, C are in the same type of business and hence have similar operating risks. आपका operating risk word से आप familiar हो गए. Same type of business and similar operating risk. However, the capital structure is different and the following other details. आपका capital structure, debt equity ratio अलग अलग है. कंपनी ए में पूरा इक्विटी है 4 लाख रुपए का, मार्केट वैल्यू 15 रुपए, डिविडेंड 2.7 एंड डिबेंचर नील, मतलब नो डिबेंचर्स, ओनली इक्विटी. तो कंपनी ए के अंदर के ई इज इक्वल टू के, कंपनी ए के अंदर के ओ इज इक्वल टू के, यस और नो? क्यों? क्योंकि कंपनी में एक ही कैपिटल है. क्लियर लॉजिक है? नाउ बी, इक्विटी 2.5 lakhs, 20 रुपीज मार्केट वैल्यू, डिविडेंड पर शेयर 4 रुपीज, डिबेंचर 1 लाख. यहाँ पे डेट भी है और इक्विटी भी है, तो आपको केडी भी निकालना है, केई भी निकालना है और केओ भी निकालना है. करेक्ट है बात? डिबेंचर की मार्केट वैल्यू दी है 125, इंटरेस्ट रेट 10% दिया है. पहली बात, डिविडेंड के लिए ग्रोथ रेट दिया है क्या? नहीं, सिर्फ कांस्टेंट डिविडेंड दिख रहा है. डेटा के हिसाब से ग्रोथ रेट तो दिया ही नहीं है, तो विच मॉडल यू विल यूज? डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट डिविडेंड. सीएपीएम भी नहीं आ सकता. आरएफ दिया है क्या? आरएम दिया है क्या? नहीं, तो ये अप्रोच फिट हो सकता है. करेक्ट है. दूसरी बात, डिबेंचर का नंबर ऑफ ईयर्स दिया है क्या? नहीं दिया है. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिडम्पशन नहीं दिया. क्या अज्यूम करोगे? इररिडीमेबल. करेक्ट है बात? तो क्या फॉर्मूला आएगा? केडी इज इक्वल टू आई 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय एनपी इंटू 100. सिंपल लॉजिक है. अब देखो, कंपनी सी, इक्विटी शेयर 5 लाख, मार्केट वैल्यू 12 एंड डिविडेंड पर शेयर 2.88, डिबेंचर 2.5 लाख, market value of debenture is 80, interest rate is 8%. Assume that current level of dividend are generally expected to continue indefinitely. मतलब डिविडेंड कंटिन्यू होगा, लिखा भी है. नहीं भी लिखा रहता तो हम क्या अज्यूम करते हैं? कांस्टेंट डिविडेंड. एंड द टैक्स रेट इज 50%. you are required to compute average cost of capital for each company, WACC for each company. अभी हम क्या करेंगे? कॉलम मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे. कौन सा फॉर्मूला? अभी जो आपने लिखा था, के ओ इज इक्वल टू के डी इंटू डी अपॉन डी प्लस ई, और उसका लॉजिक समझेंगे. करेक्ट? तो मेरे साथ चलो, एक कंपनी का मैं सॉल्व करूंगा, दूसरे कंपनी का हाफ में सॉल्व करूंगा, थर्ड कंपनी आप ट्राई करोगे. ठीक है? लिखो आप नीचे क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17. सबसे पहले कंपनी ए, कंपनी ए, कंपनी ए, के ई इज इक्वल टू डी अपॉन पी 0 इंटू 100. के ई इज इक्वल टू डी अपॉन पी 0 इंटू 100. अब डी कितना है? 2.7. अरे है क्या नहीं? मार्केट प्राइस कितना दिख रहा है पर शेयर? 15 इंटू 100. बोलो कितना परसेंट? 18%. नीचे नोट लिखोगे, as there is no debt in the capital, as there is no debt in the capital, therefore KO is equal to KE, that is equal to 18%. Therefore KO is equal to KE, that is equal to 18%. परफेक्ट. लॉजिकली समझो, बहुत इजी लगेगा, बहुत स्कोरिंग लगेगा, फ्रैंकली बता रहा हूँ. ठीक है? एक लाइन लीव करो. कंपनी बी, कंपनी बी. अब एक एक करके सॉल्व करें. पहला, के ई इज इक्वल टू डी अपॉन पी 0 इंटू 100. के ई इज इक्वल टू डी अपॉन पी 0 इंटू 100. अब डी कितना दिख रहा है? 4 रुपीज. मार्केट प्राइस कितना दिख रहा है? 20 इंटू 100. 25%.
कितना रहा है? 20%. ओके, 20% आ गया. के ई, लीव वन लाइन, राइट डाउन. के डी, के डी आई 1 माइनस टी डिवाइड बाय एन पी इंटू 100. साइंस के बच्चों को आई 1 माइनस टी डिवाइड बाय एन पी इंटू 100 बोलेंगे तो कैन यू इमेजिन व्हाट. आप जैसे हम केमिस्ट्रीज वगैरह देख के डर जाते हो, क्या यार साइन कॉस थीटा वगैरह प्लस केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज अलग अलग, तो उनको ये दिखाओ अपने पास भी टेक्निकल नॉलेज है, समझ रहे हैं, तो वो भी डर जाएंगे. व्हाट डू यू थिंक, अरे हमारे पास भी नॉलेज है. करेक्ट है ना बात. तो आई 1 माइनस टी डिवाइड बाई एन पी इंटू 100. ओके, उनको टैक्स का टी नहीं पता है तो बाकी तो समझ में ही नहीं आएगा, ऑब्वियस बात है. ठीक है, बताओ क्या आएगा यहाँ पे. इंटरेस्ट रेट इज 10%, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज 100, तो 10 रुपीज. 1 माइनस टैक्स रेट इज 50. 8 डिवेंचर इशू करने का कितना मिलेगा, 125 इंटू 100 कितना आ रहा है, 4%. अभी पहला हम क्या करेंगे, टेबल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर फॉर्मूला मेथड, एक एक इसके लिए. और अगले कंपनी में कोई टेबल नहीं बनाना, डायरेक्ट फॉर्मूला. ठीक है ना. तो एक काम करो, अपन कैसे करते, सोर्स करते क्या नहीं, कुछ भी नहीं दिया है तो व्हाट इज प्रेफरेबल, विच इज मोर रियलिस्टिक. ओके, तो मार्केट वैल्यू एग्जाम में नोट लिख के आ जाओ. एज नथिंग इज गिवन वी हैव कैलकुलेट बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू. ओके, वेट्स, individual cost, and KO. Source, market value, weights, individual cost and KO. दो ही सोर्स है इस कंपनी में, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स. इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, अरे हाँ या नहीं, परफेक्ट. सोर्स, मार्केट वैल्यू, वेट्स, इंडिविजुअल कॉस्ट एंड केओ. अब इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, देखो सबसे पहले इक्विटी कितने रुपए का है, 20 रुपए. फेस वैल्यू कितना है, 10. तो कैन आई टेल 2.5 लाख का कितना हो जाएगा, 5 लाख. सिंपल लॉजिक है ना, डबल हो गया ना. 10 का 20 तो 2.5 लाख का मार्केट वैल्यू कितना होगा, 5 लाख. अगर आपको ऐसा नहीं जमता है तो क्या करो, नंबर ऑफ शेयर्स निकालो और मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस करो. जिन लोगों को डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं जमता है तो एक मिनट कैलकुलेटर लेना सबने. 2,50,000 इज योर टोटल फेस वैल्यू, डिवाइड बाय 10 रुपीज, तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए 25,000 इंटू 20 रुपीज मार्केट प्राइस 5 लाख. आपको ऐसा जाना है ऐसा जाओ, डायरेक्ट जाना है डायरेक्ट जाओ, जो आपको कन्वीनियंट है. अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की कोशिश करो पहले हमेशा. ठीक है, तो ये 5 लाख हो गया. और डिवेंचर देखो, 100 रुपए का 125 हो गया, 25% बढ़ गया. कितना परसेंट बढ़ गया, 25%. कैन आई टेल इट इज 1,25,000 डिवाइड बाय 6,25,000. 5 लाख divided by 6,25,000 and 1,25,000 divided by 6,25,000. 5 lakh divided by 6,25,000 and 1,25,000 divided by 6,25,000. इंडिविजुअल कॉस्ट आपने निकाला है 4% एंड 20%. क्या आंसर है बताओ, क्या होगा फाइनल आंसर. फर्स्ट 16.80. अच्छा 16% एंड 0.8% एंड टोटल इज 16.8%. एक सेकेंड, यहां तक सबने किया है क्या, फॉर्मूला मेथड भी देखते हैं एक बार. नीचे और लिखो, और फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना. प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, यू कैन यूज फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम. दो ही चीज दिया ना डायरेक्टली, डेट इक्विटी, इसलिए KO इज इक्वल टू KD इंटू D डिवाइड बाई D प्लस E प्लस KE इंटू E डिवाइड बाई D प्लस E. सारे प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूं मैं. KD कितना था, 4%.
into D 1,25,000 divided by 6,25,000 plus 20% into 5 lakh divided by 6,25,000. आया क्या आंसर? सेम आंसर आना चाहिए, अलग आ रहा है तो गड़बड़ है। सेम आंसर 16.8 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो 16.8%। कितने लोग को आंसर आया? नाउ यू विल ट्राई फॉर कंपनी सी। ठीक है ना बात? अब सिर्फ फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना, टेबल नहीं बनाना, वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था। कंपनी सी सॉल्व करो। बताइए के कितना आया था? 24% एंड केडी 5%। परफेक्ट। ट्वेंटी 4%, 5% सबको आना चाहिए। बोलो मार्केट वैल्यू के क्यू। टेल मी व्हाट इज डी, मार्केट वैल्यू ऑफ डी? 2 लाख। बराबर है 100 रुपए का 80 रुपए हो गया, 20% गिर गया, तो 2.5 लाख का 20% गिरेगा तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। नहीं आ रहा है ऐसा तो मार्केट नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालो। टेक कैलकुलेटर, जिन लोगों को नहीं आया, 2,50,000 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया? 2,500 इंटू 80 इंटू 80 रुपीज पर डिवेंचर, बेटर पे। ठीक है ना? तो 2 लाख डिवाइड बाय डी प्लस ई कितना है? 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख, टोटल 8 लाख हो गया। करेक्ट है।
वैसे ही 6 lakhs डिवाइड बाय 8 lakhs, ये आंसर आना चाहिए 19.2%, 25%. ओके, परफेक्ट, सबको आया. तो दिस इज वॉज ए न्यू फॉर्मूला फॉर KO. टू अंडरस्टैंड KO where only debt equity is given, बट प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व्स है, अगर तो फिर फॉर्मूला से बेटर क्या है, टेबल फॉर्मेट, जहाँ पर ज़्यादा है बट दो ही है तो फॉर्मूला इज प्रेफरेबल. ओके, चलो पहले इंडेक्स लिख लेते हैं. कौन सा इंडेक्स बाकी, पहला 17 का इंडेक्स. सेवनटीन का इंडेक्स, 17 का इंडेक्स calculation of KO based on formula, calculation of KO based on formula for multiple companies, calculation of KO based on formula for multiple companies. For multiple companies. Next 30 का इंडेक्स, ठीक है. When single capital, 30 का इंडेक्स, when single capital, then individual cost and average cost will be same. When single capital, then individual cost and average cost will be same. Individual cost and average cost will be same. ये हो गया कौन सा, 30. Now 24 लिखा हमने, हाँ वहाँ पे लिखना 24. Calculation of WACC based on market value. Calculation of WACC based on market value, where sorry, कैलकुलेशन ऑफ WACC बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, ब्रैकेट में प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये होमवर्क था आपका, ब्रैकेट में प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना. 27 का लिखा है क्या इंडेक्स, 27 का लिखा है नहीं, वहां पे लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन टू बी प्रैक्टिस्ड, फर्स्ट क्वेश्चन टू बी प्रैक्टिस्ड टू अंडरस्टैंड WACC. फर्स्ट क्वेश्चन टू बी प्रैक्टिस्ड टू अंडरस्टैंड WACC. मतलब जब आप WACC स्टार्ट करोगे पहले ये क्वेश्चन से स्टार्ट करना 27 से. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन टू बी प्रैक्टिस्ड टू अंडरस्टैंड WACC. और कौन सा रह गया, एनीथिंग लेफ्ट? हाँ पक्का, कितने क्वेश्चंस हो गए, चेक करो इंडेक्स. अच्छा लगता है ऐसा कुछ हो रहा है तो, है ना. 1919 क्वेश्चंस. ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. कुछ एक क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड, आई कम टू दिस. क्वेश्चन नंबर 22 पर आ रहे हैं सब है. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 WACC बेस्ड. अभी WACC बेस्ड के 3-4 क्वेश्चन है, अलग अलग कहाँ पे कुछ डिफिकल्टी रहेगी, कुछ नए कंसेप्ट भी आएंगे बीच में, ठीक है. 22. JKG Limited has the following book value capital structures as on 31st March 2013. Equity share 40 lakhs. Okay. 11.5% preference share 10 lakh. ठीक है. 10% debentures 30 lakh. Okay. एक काम करो, उधर 10 है उसको ये कर दो 10.5 कर दो, थोड़ा और नंबर रख दो, 10.5%. ओके, चेंज करो, अगर आपका बुक में चेंज है तो ठीक, नहीं है तो चेंज करो. 10.5% डिबेंचर 30 lakhs, टोटल 80 lakhs पैसा. द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी सेल्स एट 20 rupees P0, अंडरलाइन 20 rupees P0. It is expected that the company will pay next year a dividend of ₹2, D1, अंडरलाइन करके D1 लिखो, which is expected to grow at 5%. Assume, yes जी, ये जी बन जाएगा. Assume 35% corporate tax rate, T. Corporate tax rate. Point number 1, compute
WACC based on existing capital. Okay. Point number 2, compute the new WACC if the company raise additional 20 lakh debt by 12% issuing 12% debenture. This would result in increased expected equity dividend of 2.4 and leave the growth rate unchanged, but the price will fall to 16 rupees. And point number 3, comment on the use of the weights in computation of WACC. ओके, तो वेट्स क्या यूज कर रहे हो, बुक वैल्यू यूज करो या मार्केट वैल्यू यूज करो, ये एक पार्ट है, ठीक है. एनीवेज स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. पहला क्वेश्चन 1, कैलकुलेट WACC, ये क्वेश्चन है. तो WACC निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअल कॉस्ट. तो आप पहले KE निकालोगे, KP निकालोगे और फिर क्या निकालोगे, KD. सिंपल लॉजिक है. जब KP और KD के लिए नंबर ऑफ ईयर्स दिया नहीं है, क्या अज्यूम करोगे, इररिडीमेबल. सिंपल है. तो पहले तीनों आप इंडिविजुअल कॉस्ट निकालो. स्टार्ट. आना चाहिए अभी आपको, फास्ट आना चाहिए अभी. फॉर्मूला इंडिविजुअल कॉस्ट right? Let's check. Cost of equity is 15%. Yes or no? Cost of preference share 11.5%. Same.
no difference because net proceeds and ready all is same. And cost of debenture is 6.825%. देखो मैंने वहाँ पे फेस वैल्यू दिया नहीं है, या तो एग्जाम में आप नोट लिख कर आओगे वी अज्यूम दैट द फेस वैल्यू इज 100 एंड देन कैलकुलेट पर डिवेंचर और पर प्रेफरेंस शेयर, करेक्ट है, या तो फिर आप टोटल पे निकालोगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, या तो नोट लिखो, बहुत जरूरी है, अगर आप नोट नहीं लिख कर लाते हो तो अगेन इट्स अ मिस्टेक, ओके। तो अगर आपने पर डिवेंचर या पर प्रेफरेंस शेयर निकाला है, राइट अ नोट कंपल्सरीली कि वी assumption number 1, we assume that the face value of debenture and preference share is 100 rupees each debenture and preference share, खत्म। बट बेटर गो फॉर टोटल ऑल्सो, ठीक है ना, मैंने टोटल पे निकाल दिया, टोटल 10 लाख है, 10 लाख पे 11.5% कितना होगा ऐसा करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल कॉस्ट। अभी आप क्या निकालोगे इसमें, केओ, केओ के लिए टेबल यूज करेंगे, समझ रहे हैं, 3 है ना इसलिए, ठीक है। तो एक सेकंड, यहाँ तक सबका हो गया है क्या, कर सकते हैं ना, फिर D plus E plus P, but there is no such formula in academic point of view. Perfect answer will come the same, but they have only given for D plus E clearly. True, मतलब it can be D KD into D upon D plus P, नहीं, go for table, okay। तो अभी ये देखना है source, market value, what is preferable, market value, okay, weights, individual cost, KO, सोर्स में इक्विटी शेयर कैपिटल 11.5%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 10.5% डिबेंचर। सेम है, इक्विटी का 40 लाख ही है, 20 रुपीज दिया, 2 लाख इंटू 20 रुपीज 40 lakhs coming the same, coincidence, market value and book value is same, बाकी का दिया ही नहीं है तो वही अज्यूम करेंगे कि वही मार्केट वैल्यू एंड वही बुक वैल्यू है। इंडिविजुअल कॉस्ट बताओ, इक्विटी का 15 एंड 11.5 एंड 875 था ना, 825, इंडिविजुअल बताओ इसका 7.5%, 1.4375%, 2.55%. That what is the average cost? 11.49% या 50%, ठीक है। ये आया सबको, सभी को 11.5% आया एवरेज कॉस्ट, पक्का? कोई कितने लोग कर रहे हैं? ओके, I'll wait. हम लोन बेचने हम बट लोन पर कॉस्ट तो आएगा ना, आप समझ रहे हो, मैं उसकी मार्केट वैल्यू में, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, मार्केट में बेच नहीं रहे, अरे बट यू आर कैलकुलेटिंग व्हाट इज द मेन इंटेंशन, कॉस्ट। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको अमाउंट्स लेना पड़ता है, तो अमाउंट 2 टाइप के होते हैं कंपनीज में, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। इसका लोन का मार्केट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोन को इग्नोर करो कॉस्ट में, उसके ऊपर भी कॉस्ट है ना, सॉरी नहीं, लोन की मार्केट वैल्यू लोन की बुक वैल्यू सेम होती है, बट रिटेन अर्निंग का कोई मार्केट वैल्यू होता नहीं है, आप समझ रहे हो। लोन्स कोई भी 100 करोड़ का लोन है, ऐसा नहीं होगा कि डिस्काउंट करके 90 करोड़ में कोई खरीदेगा, समझ रहा है, करेक्ट है, इट्स मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू सेम, इट डजंट मीन इट्स नॉट देयर, ओके। बट इन केस ऑफ रिजर्व्स देयर इज नो मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट ओनली,
बिकॉज दैट इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन इक्विटी शेयर प्राइस. रिजर्व का इम्पैक्ट इक्विटी पर ऑलरेडी आ गया है, इसलिए हम रिजर्व को नहीं ले रहे. The main reason for not taking reserve is not that it's not available in the market. The main reason is that it's already impacted on equity share price. Equity share price बढ़ेगा ना, रिजर्व रहेगा तो वो रीजन. ठीक है, पक्का. तो KO is 11.5% या 11.49 जो आपको आगे पीछे आया चलेगा. अभी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, कंपनी पैसा रेज कर रही है और रेज कर रही है, कितना रेज कर रही है? 20 लाख. सेकेंड पार्ट देखो, ऑलरेडी कंपनी में कितना पैसा है? 80 लाख. और कितना रेज कर रही है? 20 लाख. तो अभी आपका एवरेज कॉस्ट चेंज होगा, करेक्ट है. और देखो, कंपनी ने लोन रेज किया, इसका मतलब इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ गया. अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इक्विटी वालों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, हायर रिस्क हायर रिटर्न. अरे कंपनी में सिर्फ थोड़ा लोन था, अभी कंपनी ने ज्यादा लोन लिया, तो कौन थ्रेट पर आ गया? इक्विटी वाले, करेक्ट बात. तो उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हो गए? बढ़ गए. तो डिविडेंड एक्सपेक्ट ज्यादा करने लग गए और मार्केट में टेंशन बढ़ गया कि कंपनी सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो मार्केट प्राइस गिर गया. वो मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, नहीं भी समझा तो क्वेश्चन में लिखा है ऐसा. देखो सेकेंड पार्ट, कंप्यूट द न्यू WACC, न्यू कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज, if the company raise additional 20 lakh debt by issuing 12% डिवेंचर. अब कंपनी ने और 20 लाख, तो नया केडी निकालेंगे. पुराना लोन अलग है, नया लोन अलग है. पुराना डिवेंचर अलग है, नया डिवेंचर अलग है, तो नया केडी निकालेंगे. ओके. और ये देखो, दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द एक्सपेक्टेड इक्विटी टू 2.4. क्योंकि इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ गया तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, तो अभी वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं. अब उनको इनकम कितनी चाहिए? 2.4, करेक्ट है बात. बट एंड देखो, लीव द ग्रोथ रेट अनचेंज एंड द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी विल फॉल टू 16 रुपीज. थ्रेट बढ़ गया उनका, तो लोग डर रहे शेयर खरीदना कि नहीं, तो 16 रुपये मार्केट प्राइस आ गया, तो आपका केई चेंज हो जाएगा और आपका नया केडी आएगा. और फिर आप क्या निकालोगे? WACC. तो एक लाइन लीव करो, लिखो आप पार्ट बी. Part B, calculation of WACC if company raises additional rupees 20 lakh debt. If company raises additional rupees 20 lakh debt. कैपिटल तो रेज होगा. प्रैक्टिकल लाइफ में तो कंपनी में ऐसा होता है, कंपनी आगे बढ़ती है फिर पैसा रेज करती है, फिर आगे बढ़ती है पैसा रेज करती है, चलता रहता है. तो पुराना कैपिटल अलग, नया कैपिटल अलग, टोटल कॉस्ट एवरेज कितना है, समझ रहे हैं. और सिर्फ न्यू कैपिटल का कॉस्ट पूछा 20 लाख का, तो उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे. आपने पढ़ा है ना, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, करेक्ट है बात. तो अभी हम क्या निकालने जा रहे हैं? अल्टीमेटली हम निकालने जा रहे हैं एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट. ओके. मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं तो सिर्फ 1 रुपी एक्स्ट्रा रेज किया या जो न्यू कैपिटल रेज किया उतना कॉस्ट निकाला तो क्या हो जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट, करेक्ट है. तो अभी देखना है सबसे पहले पार्ट ए, कॉस्ट ऑफ 12% डेट. नया वाला देखो, कॉस्ट ऑफ 12% डेट. अब फॉर्मूला केडी इज इक्वल टू, इंटरेस्ट रेट वाला भी यूज कर सकते हैं. इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स, कोई भी यूज करो, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा. इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट. इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट. व्हाट इज इंटरेस्ट रेट? 12% ना. 1 माइनस टैक्स रेट इज 0.35, 0.35 बोलो. हाँ, 7.8%, करेक्ट है. ये हो गया न्यू डेट का. पुराने डेट का तो वही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा चेंज हो रहा है, करेक्ट. अब नीचे पार्ट बी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इक्विटी वाले के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए. मुझे तो केई बढ़ेगा या घटेगा? पहले से केई
इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा ना, क्योंकि इक्विटी वाले का रिस्क बढ़ा तो एक्सपेक्टेशन बढ़े, उनकी एक्सपेक्टेशन हमारे लिए कॉस्ट है, तो कंपनी को उनको ज्यादा देना पड़ेगा। अरे हाँ या नहीं? करेक्ट है। तो के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100। K is equal to D1 upon P0 plus G into 100। हाँ हाँ बताइए। D1 2.4 दिया, मार्केट प्राइस 16 दे दिया, ग्रोथ रेट विल रिमेन सेम। ग्रोथ रेट कितना था? 5%, 0.05 इंटू 100। हाँ 20%। पहले कितना था? कहीं 15, बढ़ गया एक्सपेक्टेशंस 20%। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल कॉस्ट। अभी क्या निकालोगे? WACC। ट्राई करो, देखते कितने लोग आते हैं। WACC अगर आपके पास 4 कैपिटल है तो एवरेज 4 का निकालोगे, 2 का निकालोगे? 4 का निकालोगे ना। पैसा नया एक फॉर्म से आया है, बट एवरेजिंग निकालने के लिए सारा पुराना नया कैपिटल मर्ज करके निकालोगे, तो सबका निकालना है। सपोज एग्जाम्पल है, मेरे बिजनेस में पहले 20 लाख का लोन लिया था, बाद में मैंने घर से 20 लाख रुपए और लाए, फिर और मैंने 10 लाख का लोन लिया, तो टोटल 50 लाख हो गया। फिर वापस से मैंने 5 लाख का एक लोन लिया, तो ऐसा करके मैं 55 लाख का एवरेजिंग निकालूंगा। समझ रहे मेरी बात? दैट्स द वे हाउ वी डू बिजनेस। एंड बिजनेस में कैपिटल बढ़ता ही रहता है अलग अलग फॉर्म से। मार्केट वैल्यू चेंज हो गई, आपने मार्केट वैल्यू लिया नहीं, इक्विटी का मार्केट प्राइस गिर गया ना, 16 रुपीज, 20 का 16 हो गया। हाँ चेंज होगा। यही तो मैं इसलिए आपको सेल्फ ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। मुझे पता था 3-4 मिस्टेक्स कॉमन है। मिस्टेक नंबर 1 जो बच्चे करेंगे वो सिर्फ 2 कैपिटल का कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है ना बात। मिस्टेक नंबर 2 इक्विटी का मार्केट प्राइस चेंज नहीं करेंगे। मिस्टेक नंबर 3 जहाँ पर डेट जो है वो मर्ज कर रहे हैं, आप एक ही लोन पकड़ रहे हो। करेक्ट है बात? ये कॉमन मिस्टेक्स है इस क्वेश्चन में, इसीलिए आपको मैंने पहले खुद ट्राई करने के लिए दिया कि आपको समझे आप क्या कर रहे हो।
सोर्स, ओके, मार्केट वैल्यू, वेट्स, इंडिविजुअल कॉस्ट, एंड क्यू। सोर्स में इक्विटी, ओके, 11.5% प्रेफरेंस शेयर्स, 10.5% डेट एंड 12% डेट। प्रेफरेंस शेयर इज 10 लाख, ठीक है ना। डेट नया 20 लाख लाया अपन, पुराना कितना था 30 लाख, 30 लैक्स, एंड नया कितना है 20 लैक्स। इसको मर्ज नहीं करना है, दोनों का कॉस्ट अलग अलग है। 2-4 लोन हो सकता है। मेरा एक क्लाइंट है, उसके बैलेंस शीट में 15 लोन है, यू वोंट बिलीव, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, ये प्रॉपर्टी लोन, ये लोन, वो लोन। क्या 15 लोन थोड़ी ना एक ही कॉस्ट पे है, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग लोन लिया है, अलग अलग टर्म्स पे लिया है, करेक्ट है ना बात। और मार्केट वैल्यू इज 32 लैक्स, परफेक्ट। कैसे 32 लैक्स, 16 इंटू 2 लाख, ओके। तो ये टोटल आता है, मार्केट वैल्यू चेंज करना है, ठीक है, परफेक्ट। टोटल कितना रहेगा 92 लैक्स। ये देखेंगे हम, 32 डिवाइड बाय 92, 10 डिवाइड बाय 92, 30 डिवाइड बाय 92 एंड 20 डिवाइड बाय 92। इंडिविजुअल कॉस्ट बताइए, के ई अभी चेंज हो गया कितना 20%, एंड पुराना केपी 11.5%, पुराना केडी 6.825 एंड नया केडी 7.8%। यस, ये आंसर सही है। आगे के हो बताओ, ये वाला 6.956, 956 मतलब 96%। आगे 1.25, ओके, एंड यहाँ पे 2.225% एंड 1.6995 मतलब 70 हो सकता है, ओके। टोटल बताओ, नहीं कितना 12.12%, 12.12% एवरेज कॉस्ट। चेक करो, कुछ कुछ मिस्टेक्स समझ में आ रही क्या हो रही है। अब नीचे उन्होंने लिखा है कमेंट ऑन द यूज ऑफ द वेट्स, कौन सा वेट यूज किया, वैसे भी कमेंट करना ही चाहिए। नीचे लिखना है, नीचे लिखना है, फॉर कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट, for calculating weighted average cost, for calculating weighted average cost, we have used market value approach. We have used market value approach company can also apply book value approach. Company can also apply book value approach. Company can also apply book value approach. Okay? अब देखना, मैं आपको एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं जो आपने टैक्स में सीखी है। स्लैब रेट पढ़ा है ना आपने, 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख 30%, ऐसा स्लैब्स में। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्लैब में लोन कैसे कैलकुलेट करता है। मतलब इतना लोन है तो इतना टका, यहाँ से इतना लोन है तो इतना %। मजा आएगा आपको, और देखते कितने लोग सही करते हैं। मतलब लेट्स चेक हाउ मेनी पीपल आर एबल टू डू दिस, ओके। तो रुको, नहीं तो फिर उसको एक क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं। ठीक है, कम टू क्वेश्चन 32 पे आप देखते हैं। 32 following details are provided by GPS Limited, okay. GPS Limited, equity share 65 lakh, 12% प्रेफरेंस शेयर 12 लाख। ये इंस्टीट्यूट मटेरियल क्वेश्चन है, आईसीआई मटेरियल से लिया हुआ, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में आईसीआई मटेरियल, ठीक है। 15% रिडीमेबल डिवेंचर 20 लाख
and 10% convertible debenture 8 lakh. The cost of equity of the company is 16.3% and income tax rate is 30%. कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया, के ही दे दिया है, टेंशन ही नहीं है, करेक्ट है. एंड इनकम टैक्स रेट कितना दिया? 30%. अगर आप रियली देखोगे प्रेफरेंस शेयर का केपी 12% ही रहेगा. प्रेफरेंस शेयर का केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12 ही रहेगा. क्यों? मार्केट वैल्यू अलग दिया नहीं है, रिडीमेबल वैल्यू अलग नहीं है, एनपी अलग नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो जो भी पीडी भरा वही आपका केपी है, करेक्ट है. सिर्फ चेंज क्या होने वाला है? केडी, टैक्स का इम्पैक्ट. 15% 1 माइनस टैक्स रेट एंड 10% 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि वहां पे आरवीएनपी दिया नहीं है, नंबर ऑफ इयर्स दिया नहीं है. तो इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट का फॉर्मूला यूज करोगे. अरे हाई या नहीं? नहीं समझा? देखो डिबेंचर्स दिया है 15% वाले, बट आगे कुछ डेटा दिया है क्या? आई 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई एनपी इन 200. समझ रहे? तो अल्टीमेटली आपका आरवीएनपी सेम है, आपका नंबर ऑफ इयर्स दिया नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट दोगे तो आपको केडी मिल जाएगा, 2 केडी. और आपको फिर क्या निकालना है? WACC. लेट्स सी हाउ मेनी एबल टू कंप्लीट दिस. जो पहला सॉल्व करेगा वो जीत जाएगा. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. देखते हैं. अटैक. ओके, लेट्स सी, लेट्स डिस्कस. चलो देखते हैं. सबसे पहले
स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर का क्रक्स खत्म हो गया, फ्रैंकली बता रहा हूँ। इसमें एक दो एडजस्टमेंट सीखना हो रहा है और एक दो थियरी क्वेश्चंस कवर अप करना है। WSEC मेन पार्ट है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर के बेस को हम कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में यूज करने वाले हैं। मतलब अभी आगे जाकर आपको KD KE ये वर्ड से आपको डरना नहीं है। आपको ये वर्ड्स आया तो आपको पता रहना चाहिए कॉस्ट क्या है। तो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर पे चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, तो अभी जितना इसमें से क्रक्स निकलना है 90% निकल चुका है। यस, 10% is still there, some adjustment is there which will be completing by tomorrow. अभी सिर्फ कैलकुलेशन प्रैक्टिस पार्ट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, थोड़ा एडजस्टमेंट चेंज कर दिया, करेक्ट है बात। तो लेट्स सी, पहले मैं बेसिक्स कंप्लीट कर रहा हूँ। ये देखो, सबसे पहले KE 16.3% गिवन, निकालने की जरूरत नहीं है। KP विल बी 12%, कुछ भी कर लो आप 12% आएगा। ओके, KD ऑफ डिबेंचर, करेक्ट है, 15% डिबेंचर का KD क्या है? अगर आप देखोगे 15% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ये कितना है? 9% आया। कितना है? 9 है ना? परफेक्ट, हाँ या नहीं? सब मुझे, अरे बाकी लोग को गलत आएगा। 4 पॉइंट कैसे क्या आएगा? 15% का लोन 4% में थोड़ी ना पड़ेगा। टैक्स बेनिफिट लेके जा सकता, 30% टैक्स सेव हो गया, 10.5 आना चाहिए, 10.5 होना चाहिए, करेक्ट है, 10.5 परफेक्ट। क्योंकि 15 का 10% इज 1.5, 1.5 1.5 1.5, 4.5 सेव हो गया तो 10.5, सिंपल है। उसके बाद 10% डिबेंचर्स का KD कितना है? 10% इंटू 1 माइनस 0.30, दैट इज 7%। आपको 4% कैसा है ईश्वर भाई? क्या किया तुम, बता बुक, क्या कैलकुलेशन किया? ऐसे नहीं करने का रे। 4% का लोन मिलता होगा तो मुझे भी दिला दो, सही है क्या नहीं? बिजनेस में 30% कमाएंगे नहीं ना। देखो ना, यहाँ पे भी 3% ले लिया तूने, ये 0.7 हो जाता ना, 1 माइनस 0.3, 0.7, ऐसा मत कर, है ना। गुड मॉर्निंग। तो अब ये देखो, KP खत्म, KE खत्म, KD खत्म, KD खत्म। अब क्या पूछा है? WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डायरेक्टली। लेट्स चेक विद योर मॉड्यूल बेटर, मतलब आपके मॉड्यूल के आंसर्स में क्या है, डायरेक्टली देखते हैं कुछ डिफरेंस है नहीं है। क्या किया इंस्टीट्यूट ने? डेंजरस इंस्टीट्यूट से डरा करो थोड़ा सा। ये देखो 0.163 मतलब 16.3% हो गया। KE डेसिमल में लिख दिया बस, और कुछ नहीं है। 0.12 मतलब 12% हो गया, अरे हाँ या नहीं? एंड 0.105 मतलब 10.5% हो गया, डेसिमल में लिख दिया परसेंटेज की जगह पे। एंड 0.07 मतलब ये क्या हो गया? 7%। तो ये आंसर सही हो गया हमारा, अरे हाँ या नहीं? करेक्ट है। तो अब ये नीचे देखो, उन्होंने वही किया, 15% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट एंड 10% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अब एवरेज कॉस्ट 14% आया क्या? 13.99 आया कि नहीं आया? 13.99%, चेक करो प्लीज। 65 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 8 लाख, 1 करोड़, 5 लाख टोटल आना चाहिए। चेक करो किन लोगों का मिस्टेक हो रहा है। एनी मिस्टेक एनीवेयर? सबको आया ये? पक्का आया क्या? आया ना? इंडेक्स कंप्लीट करो पहले, इंडेक्स कल तक हो जाना चाहिए चैप्टर, आई गेस, या परसों थोड़ा सा और हो सकता है, ठीक है ना। विल स्टार्टिंग विद द कैपिटल स्ट्रक्चर पार्ट, ठीक है। अब एक थ्योरी क्वेश्चन भी लूंगा मैं। सबसे पहले क्वेश्चन 32, WACC कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा, ब्रैकेट में इंस्टीट्यूट लिख देना। WACC कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा, WACC कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा। और कौन सा रह गया? नहीं ना, 30 लिखा था क्या? 32 हो गया ना भाई? 22 में, हाँ 22 में लिखना है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड्स रेस्ड,
calculation of average cost of additional funds raised and total cost after the additional fund. Calculation of average cost of additional funds raised and total cost after the additional funds. Perfect, clear? तो अभी क्वेश्चन 1 रह गया था अपना, एक्चुअली पहले ही हो जाना चाहिए था. इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट मटेरियल से है और बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है. ये फर्स्ट स्टार्टिंग में ही करना था हमने, जब हम इनिशियल जब इंडिविजुअल कॉस्ट कर रहे थे. एनीवेज हम कंप्लीट तो करेंगे. ये देखना है क्वेश्चन नंबर 1, ये सेम है, इंस्टीट्यूट मटेरियल से लिया. क्वेश्चन 1, 5 years ago सोना लिमिटेड, नाम से डर लगता है, सोना लिमिटेड issued 12% irredeemable debenture at 103 at 3 rupees premium to the par value 100. क्वेश्चन 1 चल रहा है, करेक्ट है. 5 साल पहले कितने में इशू किया था? 103 रुपए. फेस वैल्यू कितना था? 100. रिडीमेबल इररिडीमेबल इररिडीमेबल, और इंटरेस्ट कितना? 12%. द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 94 एनपी. अगर डिबेंचर आज इशू करने गए तो कितना मिलेगा? 94. If the company pays a tax rate of 35%, what is the current cost of debenture? कुछ भी नहीं अभी, ये आपको हिंदी क्वेश्चन लगना चाहिए. ये पहले ही करना था, मैं रह गया था क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन रह गए पहले, ठीक है ना बात. तो लिखो आप इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 वहां पे लिखना है. इलस्ट्रेशन 1 सबसे पहले I गिवन डेटा, given data I is equal to 12, 12% तो 12 रुपए. NP is equal to 94. NP is equal to 94. T is equal to point कितना है? 35%. 35 035 नहीं है, 0.35. 1 रुपए पे 35 पैसे. ओके, अब नीचे लिखना है टू फाइंड KD solution. KD is equal to I 1 minus T divided by NP into 100. KD is equal to I 1 minus T divided by NP into 100 because irredeemable है, कहानी खत्म, दिया उन्होंने. आज हम डिबेंचर इशू, करंट कॉस्ट क्या है? करंट कॉस्ट पूछा आपको, ठीक है ना. तो ये 12 1 माइनस 0.35 डिवाइड बाय NP 94 इंटू 100. स्टार्टिंग का डेटा सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है, ठीक है. करंट कॉस्ट पूछा है आपको, पुराने डिबेंचर का कॉस्ट नहीं पूछा है. आज डिबेंचर इशू करने के तो कितना कॉस्ट है बोलो? 8.3929%. चेक करो, 8.29 और 8.3%, बात एक ही हो गई, करेक्ट है. तो ये क्वेश्चन रह गया था जो एक्चुअली होमवर्क भी दे सकता था मैं, करेक्ट. तो ये कंप्लीट हो गया. अब मैं आपको थियरी क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ. जो देखो, ये जो कुछ चैप्टर्स है ना, 2 चैप्टर में बहुत थियरी है, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड व्हाट इज स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ FM. समझ रहे हैं? भयंकर थियरी, मतलब 100% थियरी चैप्टर्स, ओके. और बाकी जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स में कुछ थियरी है, समझ रहे हैं, बट वो कवर करेंगे. क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एक काम करो, लिखो आप नीचे एक लाइन लिख करके क्वेश्चन, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सिंपल है, लिखो आप. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज return expected by the providers of capital. Returns expected by the providers of capital. Return expected by the providers of capital. Who are the providers of capital? Bracket में लिखना है, shareholders, lenders, shareholders, lenders, debt holders, shareholders, comma lenders, comma debt holders, bracket close,
वापस रिपीट करो, क्या लिखा आपने? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। ये सब कौन कौन है? टू द बिजनेस, टू द बिजनेस। उन्होंने किस लिए दिया था कैपिटल? बिजनेस के लिए। टू द बिजनेस एज अ कंपेंसेशन, to the business as a compensation for the contribution to the total capital, for the contribution to the total capital। ओके अब ये देखना है, सिंपल है ये, इसका मीनिंग हो गया। वाई यू कैलकुलेट दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्यों कर रहे हैं ये सारा जो कैलकुलेशन किया है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कैलकुलेशन? आपको समझेगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अगर कंपनी आरओआई कमा रही है 10% और कंपनी दे रही है सपोज लोन वाले को 20%, तो गलत डिसीजन हो रहा है, करेक्ट है? फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, वेदर इट्स अ गुड ऑप्शन और बैड ऑप्शन, समझ रहे हैं? तो ये सारे डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट कैलकुलेशन हेल्प करता है कि नहीं करता है? करता है, फ्रैंकली करता है। तो एक लाइन लीव करके लिखना है, फैक्टर्स और इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहला, सबसे पहले व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट अच्छा है कि बुरा है, करेक्ट है? इक्विटी वाले, सपोज एग्जांपल है कि मेरे सामने कोई इन्वेस्टमेंट है, मैं देख रहा हूँ फंड महंगा आ रहा है और उस इन्वेस्टमेंट में कम रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट इज गुड और बैड, डिसीजन मेकिंग होगा, करेक्ट है बात? तो वेदर द इन्वेस्टमेंट इज गोइंग करेक्ट और नॉट, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से समझ में आएगा, करेक्ट है? सेकंड लिखना है परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल। सुनो, कंपनी ने एवरेज फंड लाया 15% का। अब कंपनी के सामने 3 प्रोजेक्ट्स है, कंपनी कोई मैन्युफैक्चर ऑफ ये कर रहा है, कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक प्रोजेक्ट पर कंपनी 20% कमा रहा है, कोई बात नहीं। एक प्रोजेक्ट पर कंपनी 12% ही कमा रहा है, एवरेज फंड 15% का है, तो अच्छी बात नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, कौन सा प्रोजेक्ट सही है, कौन सा प्रोजेक्ट गलत है, ये समझ में आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, करेक्ट है? एंड द थर्ड पॉइंट इज डिजाइनिंग ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, डिजाइनिंग ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, डिजाइनिंग ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। अब देखो, कंपनी ने फंड्स लाया 12% पे। अब एक कस्टमर है जो 1 करोड़ का मटेरियल खरीदना चाहता है, बट पैसा 1 साल बाद देगा। अरे 1 साल बाद देगा तो हमारा कुछ अपॉर्चुनिटी है, तो 1 साल का क्रेडिट देना सही है या गलत है, देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट हमारा 12% है और उसने कमाई दी सिर्फ 8%। अरे है या नहीं? वो कस्टमर से हम कमा रहे कितना? 8%, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना जा रहा है हमारा? 12%। क्रेडिट पॉलिसी सही है गलत है? गलत है। बट उस कस्टमर से हम कमा रहे 25% और वो उधारी मांग रहा है 1 साल का, और हमारा 1 साल का फंड का कॉस्ट है 12%। अब क्रेडिट पॉलिसी सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग हम किसके थ्रू ले पा रहे हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल लॉजिक है। इन्वेस्टमेंट अच्छा है कि नहीं, प्रोजेक्ट अच्छा है कि नहीं, क्रेडिट पॉलिसी सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, ये सारा डिसीजन मेकिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर डिपेंडेंट है। सिंपल लॉजिक हो गया, करेक्ट है बात? तो दिस वाज स्मॉल थियरी, और आएगा और 1-2 क्वेश्चंस हम कर लेंगे थियोरेटिकल पार्ट में, करेक्ट है? तो अब एक सबसे पहले क्वेश्चन 1 का इंडेक्स कंप्लीट करो, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन 1, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर आईसीआई क्वेश्चन 1 का, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर ICI क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर ICI क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ये बच गया था। यस, बुक वैल्यू अप्रोच कब यूज करते हैं? फॉर WACC।
एवरेज कॉस्ट, वहाँ पे एवरेज कॉस्ट पूछा है या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पूछा है? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, इंडिविजुअल कॉस्ट। तो उसमें बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं देखते हैं, सिर्फ जब एवरेज कॉस्ट लेना है तो एवरेज ऑफ अमाउंट्स को ध्यान में देखते हो। तो अमाउंट्स कौन सा, बुक या मार्केट, ऐसा होता है। क्लियर हो गया? पक्का? शुड आई प्रोसीड? अब एक छोटा क्वेश्चन लेंगे, सिंपल, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है उसमें, थोड़ा सा नया, दैट इज इलास्ट्रेशन 26। छोटा सा क्वेश्चन बट एक एडजस्टमेंट नहीं है उसमें। इलास्ट्रेशन 26। देखो ग्रुप 2 में ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को टाइम कम मिलता है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट को टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। लाइक ऑडिट EIS आराम से पढ़ा सकते हैं, बट FM एंड एडवांस अकाउंट्स में इतना सारा पोर्शन होता है, ओके, तो वी कैन नॉट टेक अ ब्रेक और समथिंग। आप समझ रहे हो? यही लॉ होता तो मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेता, समझ रहे हैं? तो दैट डिफरेंस इज देयर, बिकॉज रीजन ये है कि प्रैक्टिकल जो है एडवांस अकाउंट्स और FM, ये बहुत पोर्शन है भयंकर। मतलब यही जो पहले जो FM था ना पहले, वो हम 3 महीना पढ़ाते थे जब IPCC में था। अब FM इकोनॉमिक्स को 2.5 महीने में हम खत्म कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट वी आर एस्केपिंग, बट वी हैव टू कीप कट टू कट टाइम, वी कैन नॉट टेक अ ब्रेक इन दैट। समझ रहे हो? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करा के दे सकता हूँ, जितना कम होमवर्क दूंगा आपको उतना हेल्प होगा। नहीं तो मैं 3-3 क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन होमवर्क दे सकता हूँ कंप्लीट करने के लिए, बट दैट डजंट मेक अ सेंस। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, एक तो ठीक है, 2 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। नहीं तो 3-3 होमवर्क देने में मतलब नहीं आएगा, फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं। समझ रहे हैं? तो दैट एटीट्यूड चेंज होता है यहाँ पे, दैट मैच्योरिटी इज देयर। और इसलिए ये सारे जो प्रैक्टिकल है ना, टाइमिंग इंडस्ट्री ने सुबह रखा है कि बच्चा एक्टिव रहता है सुबह के टाइम पर, उनको यू हैव टू गेट इट मोर सॉल्व, एंड देयरफॉर FM एंड एडवांस अकाउंट्स इन मॉर्निंग, एंड देन द थियोरेटिकल पार्ट आराम से चलते हैं। टाइम पास करो, क्या करना है करो, कोई मतलब नहीं है। थ्योरी तो सेल्फ भी हो जाती है ऑडिट EIS की, फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं। आई टेल फैक्ट्स, सिंपल लॉजिक है। एंड आई एम अ टीचर फॉर बोथ, आई टीच लॉ एंड FM। आई अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ को किधर कैसे डील करना है। समझ गया क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? तो क्वेश्चन 26 पे आ जाओ। 26, सेनेटर्स लिमिटेड नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, चेक करो क्या लिखा है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मतलब क्या बन जाएगा? D1, करेक्ट है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 2.5, इट्स ग्रोथ रेट इज 6%, स्टॉक प्राइस करंटली सेलिंग एज एट ₹25। ओके, तो ये समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा नया चीज बता रहा हूँ, छोटी सी चीज है जो आपको आएगी। अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रहा है और उस इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट इंकर्ड टू रेज द कैपिटल, अंडरराइटर कमीशन, लीगल फीस, करेक्ट है बात? तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला होगा KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P01 माइनस F, फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर एग्जाम्पल है 100 रुपए का शेयर है, 10% फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो मेरे पास नेट पैसा यूज करने कितना है? 90। इफेक्टिवली मैं कितना पैसा यूज कर रहा हूँ? 90। तो मैंने वही किया, 100 इंटू 1 माइनस F, 100 इंटू 1 माइनस 0.10। समझ में आ रहा मेरी बात? तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 90। सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, करेक्ट है? 1 माइनस F प्लस G इंटू 100। रियली स्पीकिंग मुझे 90 रुपीज यूज करने मिल रहा है, वही मैं 90 का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मार्केट वाइज 100 है, बट यूज करने कितना मिल रहा है? 90। तो मैं कितना कंसीडर करूंगा? 90। तो बुक में लिखो, नीचे नीचे लिखना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ flotation cost is given. If flotation cost is given, cost of equity if flotation cost is given, ये फॉर्मूला लिखोगे, KE is equal to, बच गया, KE is equal to D1 अपॉन P0 इंटू 1 माइनस F, मतलब आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट आपको कितना पैसा मिल रहा है? 100 रुपए का मार्केट प्राइस है, बट खर्चा होने के बाद कितना पैसा मिल रहा है? 1 माइनस F, कम हो रहा है ना आपका पैसा यूज करने का, प्लस G इंटू 100। ये नया फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला बुक से मार्किंग स्टार्ट करो, बाद में बहुत काम आएगा। ये सारे चीजें उधर है, पैरेलली क्या करने का, जो फॉर्मूलाज हो गया मैं पढ़ाते पढ़ाते वहां से मार्किंग करो, जब एक साथ आपको रिवीजन करना है तो काम आएगा।
ठीक है ना. KE is equal to D1 upon P0 1 minus F plus G into 100. ये फॉर्मूला हो गया. 2 मिनट अभी अपने यहाँ ध्यान देना. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया. अब क्वेश्चन पे आ जाओ. 26 में फ्लोटेशन कॉस्ट का एडजस्टमेंट, बाकी कुछ नहीं है. Senator Limited next expected dividend per share is 2.5. Growth rate is 6%. Stock is currently selling at 25 rupees, 25 रुपए. Okay. Additional cost of equity can be sold to the public at 21. भले market price 25 है, but हमें बेचना पड़ा कितने में? 21. Can I tell there is indirect cost of 4 rupees? Can I tell flotation cost is 4 rupees here indirectly? भले मार्केट प्राइस 25 रुपए में हमें डिस्काउंट देना पड़ा, ये करना पड़ा, तो कॉस्ट तो हमारा इनडायरेक्टली 4 रुपीज आ ही रहा है. ठीक है ना बात. व्हाट इज द सेनेटर्स फ्लोटेशन कॉस्ट? सेनेटर्स फ्लोटेशन कॉस्ट इज 4 रुपीज. बट हमेशा कॉस्ट किस में होता है? परसेंटेज. किस में होता है? परसेंटेज. तो परसेंटेज में निकालना पड़ेगा. एंड व्हाट इज द सेनेटर्स कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी? जब इक्विटी बेचने गए तो उसका कॉस्ट कितना है? केई कितना है? लिखो बुक में, देखो बुक में 26 गिवन डेटा. 26 गिवन डेटा. गिवन डेटा सबसे पहले P0 25, आज का मार्केट प्राइस 25, D1 2.5 and G is 6% or 0.06. 6% or 0.06. Okay, to find KE. To find KE. Solution नहीं, सबसे पहले अलग अलग है. ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है? सोल्यूशन के अंदर लिखना है पार्ट ए. पार्ट ए, सेनेटर्स फ्लोटेशन कॉस्ट. सेनेटर्स फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट है ना. उस पर लिखता है .1. मार्केट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? 25. मार्केट प्राइस इज 25 लेस issue price is 21. Issue price is 21. Therefore flotation cost is 4 rupees. आप समझो ये बात को, 4 rupees. ओके, अब नीचे लिखना है फ्लोटेशन कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस. परसेंटेज में निकालना पड़ेगा कितना टक्का है. फ्लोटेशन कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ प्राइस. 4 रुपए डिवाइड बाय 25 रुपए इंटू 100. मार्केट प्राइस का कितना परसेंटेज है? कितना? 16%. 16% खर्चा हो रहा है. 25 रुपए के शेयर पे 16% खर्चा होकर आप शेयर कितने में बेच रहे हो? 21. ठीक, कैलकुलेटर 25 लेना किलो कैलकुलेटर. 25 माइनस 16%, तो 21 में बेच रहे. मतलब 16% खर्चा हो रहा है मार्केट प्राइस का. हो सकता है अंडरराइटर कमीशन है, सब मिलाकर 16% खर्चा आ रहा है. बहुत बड़ी बात है, करेक्ट है. अब वहां पे क्या पूछा है? पार्ट बी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी. मतलब नए इक्विटी का कॉस्ट कितना है? केई. करेक्ट है. तो लीव वन लाइन, राइट डाउन बी पार्ट, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी. Cost of external equity. Cost of external equity वहां पे लिखना है KE is equal to D1 upon P0 1 minus F plus G into 100. फ्लोटेशन कॉस्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा. KE is equal to D1 upon P0 1 minus F, क्योंकि कंपनी को खर्चा करने के बाद नेट फंड कितना मिल रहा है यूज करने के लिए. दैट इज मोर करेक्ट आंसर. 1 minus F plus G into 100. What is D1?
2.5. What is market price? 25. 1 minus f. What is f? 0.16. डेसिमल में लिखेंगे. 1 है तो 16 लिख 0.16 लिखोगे. 100 होता तो 16 लिख देते. करेक्ट है. प्लस g. What is growth rate? 0.06 into 100. हो गया? आंसर बताओ. 17.90%. परफेक्ट. इंडेक्स 26. इसमें सिर्फ फ्लोटेशन कॉस्ट का एडजस्टमेंट था जो आपको मालूम होना चाहिए. 26. वहां पे लिखने का कॉस्ट ऑफ इक्विटी व्हेन फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन. कॉस्ट ऑफ इक्विटी व्हेन फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन. Cost of equity when flotation cost is given. Now the last question which everyone will be confused. We have to try. You have to sit and solve at least now. I'll be discussing tomorrow. Okay. तो that is question 19. क्योंकि उसमें अमाउंट इतने डेंजर दिए है. एक बार आज देख लो, सिर्फ देखो 19 और पक्का सॉल्व करना है. जो नहीं सॉल्व करेगा, आज 2-3 जन ने नहीं किया था, ठीक है ना बात, होमवर्क, तो इसमें ऋतिक वाला क्वेश्चन है, उसको तो नाराज करना ही नहीं है, ठीक है ना बात. तो 19th क्वेश्चन जो है ऋतिक लिमिटेड वाला है, ठीक है ना. देखते हैं कितने लोगों को सही आता है, क्योंकि अमाउंट का कंफ्यूजन मिलियंस में है. किस में? बिलियंस में. तो उसमें कंफ्यूजन स्टार्ट होगा मार्केट वैल्यू निकालने में, ठीक है ना. देखो सिर्फ देखते हैं. ऋतिक लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर. इक्विटी 1500 मिलियन. रिजर्व छोटी मोटी बात ही नहीं करते हम, बड़ी बात है, ठीक है ना. 2250 मिलियन. प्रेफरेंस शेयर 100 मिलियन. डिबेंचर 15 मिलियन 1500 मिलियन एंड 8.5% 500 मिलियन लोन्स. अब आगे का पूरा देखो, आपने पार्ट ए निकालना है. कैलकुलेट और WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू अप्रोच. विच अप्रोच? सिर्फ ए पार्ट सॉल्व करोगे, बी पार्ट सॉल्व नहीं करोगे. आपको अभी ट्राई करना जितना होता है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे. बट यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग नाउ. ओके, आई विल बी स्टॉपिंग नाउ. You have to start solving now. ठीक है, डिस्कशन विल बी डन टुमारो. इंडिविजुअली आपको ट्राई करना है, ठीक है. सो विल स्टॉप फॉर द डे. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी. थैंक यू.